फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मेक लॉ इजी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आपका सीआरपीसी के चैप्टर 6 के लास्ट पार्ट की। तो जो चैप्टर 6 है सीआरपीसी में, वो आपका रिलेटेड है प्रोसेसेस टू कंपेल अपेयरेंस से। इसके हम ऑलरेडी जो 3 पार्ट्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम चौथा और आखिरी पार्ट इसको डिस्कस करेंगे। तो इसका जो हमने पहला पार्ट डिस्कस किया था वो हमने समन्स से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर से, या हम कह सकते हैं समन से रिलेटेड जो भी आपके रूल्स थे, वो आप इस किस में पढ़ेंगे, आपका सीआरपीसी के चैप्टर 6 के प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस के पार्ट ए के अंडर। इसके बाद हमने इसका बी पार्ट पढ़ा, जो वो आपका वारंट ऑफ अरेस्ट से रिलेटेड था। फाइन, वारंट ऑफ अरेस्ट मैंने शॉर्ट में लिख दिया, वारंट ऑफ अरेस्ट से रिलेटेड था। फिर सी पार्ट हमने इसका पढ़ा, जो कि आपका किससे रिलेटेड था, प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट से रिलेटेड। फाइन, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट से रिलेटेड था। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके जितने भी सेक्शंस हैं हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसके आखिरी पार्ट की, जो है आपका डी, दैट इज़ अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस। मतलब जो भी हमने समन, वारंट ऑफ अरेस्ट, प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट से रिलेटेड हमने टॉपिक्स पढ़े हैं ना, जो भी हमने सेक्शंस पढ़े हैं, उनके अलावा और क्या रूल्स हो सकते हैं प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस के, वो हम इसमें पढ़ेंगे। और यहाँ आप पढ़ेंगे सेक्शन 87 से लेकर सेक्शन 90 को। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको ये किसी भी तरीके से आपकी स्टडीज़ में हेल्प करता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मैं कोशिश करूँगी कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको जो और वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के, उनके लिंक्स भी आपको प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने पार्ट डी, अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस की तरफ। इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 87, 88, 89 और 90। सेक्शन 87 बात करेगा इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन्स। मतलब अगर किसी पर्सन के नाम का समन इशू किया गया है, तो उसके एडिशन में उसके नाम का इशू जो उसके नाम का जो वारंट है, उसको किस कंडीशन में इशू किया जा सकता है। फाइन, दूसरा है आपका ये जो आपका सेक्शन 88 है, वो बात करेगा पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। मतलब ये आपके कोर्ट में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसकी पावर के बारे में बात करता है। उसकी क्या पावर, कि वो किसी पर्सन से, मतलब जिसके नाम का आपका समन इशू किया गया है, उसको कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए कह सकता है। फाइन, सेक्शन 89 बात करेगा अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। मतलब जिस पर्सन ने आपका बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के कहने पे बॉन्ड दिया है भाई कि अपनी, और बॉन्ड जो है वो क्या है, वो एक तरीके से सिक्योरिटी है या श्योरिटी है कि भाई वो जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी केस की प्रोसीडिंग से रिलेटेड, तब वो कोर्ट में अपनी हाजिरी शो करेगा, मतलब या अपनी प्रेजेंस शो करेगा। तो अगर कोई किसी पर्सन ने ऐसा कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है, और वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के बाद भी, मतलब कहते हैं उसने बॉन्ड आपका दिया है कि भाई मैं जब भी कोर्ट में ज़रूरत पड़ेगी और मैं अपना वहाँ पर प्रेजेंट हो जाऊँगा इस केस से रिलेटेड किसी भी प्रोसीडिंग में, और वो ऐसा नहीं करता है, वो अपेयर नहीं होता है, तो उस केस में उसके अरेस्ट से रिलेटेड क्या प्रोविज़न हो सकते हैं, वो आपका सेक्शन 89 में बात करेंगे। फिर सेक्शन 90 जो है वो बात करेगा प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट ऑफ अरेस्ट। मतलब जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे ना, समन्स का और वारंट ऑफ अरेस्ट से रिलेटेड जो हमने प्रोविजंस पढ़े थे, उस पे इस चैप्टर के जो प्रोविजंस है वो किस तरीके से एप्लीकेबल होंगे, वो आपका सेक्शन 90 बात करेगा। तो चलिए फिर बढ़ लेते हैं सेक्शन 87 की तरफ। तो ये देखिए सेक्शन 87, इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन। पहले हम इसकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, और उसके बाद में मैं आपको इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा या क्या हो सकता है उसको डिस्कस करेंगे। तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज में सिर्फ रीड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि बेयर एक्ट में क्या लिखा है। तो देखिए बेयर एक्ट का सेक्शन 87, सीआरपीसी का सेक्शन 87 क्या कहता है, क्या अ कोर्ट में in any case in which it is empowered by this court to issue a summons for the appearance of any person, issue after recording the reasons in writing a warrant for his arrest.
if either before the issue of such summons or after the issue of same, but before the time fixed for his appearance, the court sees reasons to believe that he has absconded or will not obey the summons. और second condition क्या है, if at same time he fails to appear and the summons is proved to have been duly served in time to admit of his appearing in accordance therewith and no reasonable excuse is offered for such failure. तो ये आपका जो सेक्शन 87 है ना, इसमें दोनों कंडीशंस बताई की गई हैं कि वो कोर्ट जिसके पास में समन इशू करने का क्या है, समन इशू करने की पावर अथॉरिटी है, वो किस केस में आपका किसी पर्सन के नाम का जिस पर्सन के नाम का समन इशू किया गया था ना, उस पर्सन के अगेंस्ट वारंट मतलब उसके वारंट इशू कर सकता है, वो कौन कौन सी कंडीशंस होगी वो इस सेक्शन में कहा गया है। तो देखिए इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा। व्हेन अ कोर्ट हैज़ अथॉरिटी टू इशू अ समन फॉर समवन्स अपीयरेंस, इट कैन ऑल्सो इशू अ वारंट फॉर देयर अरेस्ट अंडर सर्टेन सर्कमटेंसेस। तो ये कहता है कि जब एक कोर्ट है जिसके पास अथॉरिटी है समन्स को इशू करने की, किसी भी पर्सन के अपेयरेंस के लिए समन्स इशू किए जाते हैं ना, तो जिस कोर्ट के पास में समन्स इशू करने की अथॉरिटी है उसके पास में सेम जिस पर्सन के नाम का समन इशू किया गया है उसके अगेंस्ट वारंट, ठीक है, वारंट ऑफ अरेस्ट को इशू करने की भी पावर होती है। पर ये पावर वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करने की पावर कब होती है, वो दो कंडीशन के ऊपर होती है कि अगर पहली कंडीशन क्या है, इफ़ बिफोर द समन इज इशूड और आफ्टर इट इज इशूड बट बिफोर द शेड्यूल्ड अपीयरेंस टाइम द कोर्ट बिलीव दैट द पर्सन हैज़ एब्सकॉन्डेड और विल नॉट ओबे द समन। तो मान लीजिए ये एक पर्सन है ए, इसके नाम का समन इशू किया गया, तो जो कोर्ट है जिसने इस पर्सन के नाम का समन इशू किया ना, वो इसी पर्सन के नाम का वारंट ऑफ अरेस्ट कब इशू कर सकता है, पहली कंडीशन कि जब कोर्ट को ऐसा लगे कि ये पर्सन जो है ना, ये इन समन्स को ओबे नहीं करेगा और भाग जाएगा, मतलब उसके पास में कोर्ट के पास में सफिशिएंट रीज़न है ये बिलीव करने के लिए कि ये जो पर्सन है ना जिसके नाम का समन इशू किया गया है, ये इन समन्स को ओबे नहीं करेगा, कोर्ट में अपेयर नहीं होगा और यहाँ से भाग जाएगा। उस केस में उसके नाम का वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकता है वो कोर्ट जिसने उसके नाम का समन इशू किया है, ठीक है ना। बट ये कब इशू कर सकते हैं, बिफोर द समन्स इज इशूड, मतलब समन्स इशू करने से पहले भी वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकते हैं। दूसरी, आफ्टर इट इज़ इशूड, मतलब समन इशू करने के बाद में भी वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकते हैं। ओके, तो एक कंडीशन क्या हो गई कि समन इशू करने से पहले भी वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकती है वो कोर्ट। दूसरी, समन इशू करने के बाद में भी वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकती है। फाइन, बट ये जो कह रहे हैं ना कि जो समन इशू करने के बाद कब कर सकती है, बिफोर द शेड्यूल्ड अपेयरेंस टाइम, मतलब जो उसको टाइम शेड्यूल दिया गया है अपेयर होने के लिए, जो टाइम पीरियड दिया गया है उससे पहले। ओके, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, इसको हम दोबारा से एक बार मैं समझा देती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर सेक्शन 87 जो है इसमें आपका कोर्ट की पावर की बात कर रहे हैं कि कोर्ट जो है वो अगर किसी पर्सन के नाम का समन इशू करते हैं तो वो किस कंडीशन में उसी पर्सन के नाम का वारंट ऑफ अरेस्ट भी इशू कर सकते हैं। ये दो सरकमटेंसेस दे रखे हैं। एक पहला सरकमटेंसेस है कि जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो पर्सन जिसके नाम का समन इशू किया गया है या इशू करा जा रहा है वो भाग जाएगा और वो इन समन्स के जो समन्स में जो भी मतलब उसको अपेयर होने के लिए उसे कहा गया है वो कोर्ट में अपेयर नहीं होगा, तो उस केस में वो पर्सन जो है उस पर्सन के नाम का वारंट ऑफ अरेस्ट कोर्ट इशू कर सकती है। बट इसको इशू करने के लिए भी एक पीरियड होता है, तो वो क्या है, कौन मतलब किस टाइम पे ये समन वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकती है। नंबर 1 है इसमें कि मान लीजिए ये पर्सन ए है ना, इसके नाम का समन इशू किया गया था और इसी के नाम का वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करना है। तो ये वारंट ऑफ अरेस्ट जो है ना, समन्स के इशू करने से पहले, मतलब जब समन इशू करा है उससे पहले भी वारंट ऑफ अरेस्ट डायरेक्टली इशू कर सकती है अगर कोर्ट को लगता है कि ये पर्सन भाग जाएगा या फिर ये समन्स को ओबे नहीं करेगा। दूसरा,
समन्स को इशू करने के बाद, मतलब उस पर्सन के नाम का, ए के नाम का समन इशू करने के बाद भी कोर्ट जो है उसके नाम का वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकता है। पर ये जो बोलते हैं ना, बाद वाली जो बात आ रही है ना कि समन इशू करने के बाद, समन इशू करने के बाद जो है इसमें जो टाइम पीरियड है वो कब तक कर सकता है कि जो एक शेड्यूल टाइम होता है ना, शेड्यूल टाइम, उससे पहले, मतलब जब पर्सन को एक टाइम पीरियड दिया जाता है ना, जो 30 डेज़ का बात नहीं कर रहा था कि कम से कम 30 दिन का टाइम पीरियड होना चाहिए उसे अपेयर करने के लिए, तो ये 30 दिन का जो टाइम पीरियड है, ये जो शेड्यूल टाइम है, इससे पहले वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकती है। फाइन। अब दूसरी कंडीशन, किस कंडीशन में आपका किसी पर्सन का नाम का वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकती है? दूसरी कंडीशन है कि इफ़ द पर्सन फेल्स टू अपेयर एट अ स्पेसिफाइड टाइम, मतलब अगर मान लीजिए वो पर्सन जो है, जो उसे टाइम पीरियड दिया गया है, समन्स में जो उसे टाइम पीरियड प्रोवाइड किया गया है, उस टाइम पीरियड में वो कोर्ट में अपेयर नहीं होता है। फाइन। कोर्ट में अपेयर नहीं होता है, कोई किसी भी कारण से हो सकता है, और ये प्रूव, ठीक है ना, कोर्ट ये प्रूव, मतलब कोर्ट के पास में ये प्रूफ होता है कि जो समन्स हैं वो उसको प्रॉपर्ली सर्व किए जा चुके हैं, और ऐसे पर्सन के पास में, मतलब जो आपका कोर्ट में समन इशू होने के बाद में भी अपेयर नहीं हो रहा है और उसने कोई रीज़नेबल एक्सक्यूज़ भी नहीं दिया है अपनी एब्सेंस के लिए, तो उस केस में भी उस पर्सन के नाम का वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया जा सकता है। तो सिंपलर टर्म्स में अगर हम कहें तो इफ़ समवन अवॉइड्स द समन्स और फेल्स टू अपेयर विदाउट अ वैलिड रीज़न, द कोर्ट कैन इशू वारंट फॉर देयर अरेस्ट। तो सिंपलर टर्म्स में क्या है कि अगर कोई पर्सन जो है वो समन्स को अवॉइड करता है और बिना किसी वैलिड रीज़न के अपने अपेरेंस को, मतलब अपना कोर्ट में अपेयर नहीं होता है, तो उस केस में जो कोर्ट है उसके नाम का वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकती है। बट इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जो कोर्ट है, कोर्ट मस्ट रिकॉर्ड इट्स रीज़न इन राइटिंग फॉर टेकिंग सच एक्शन। कोर्ट जो है वो अपने इस एक्शन के लिए, मतलब वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करने का जो एक्शन है ना, उसके रिगार्डिंग रिटर्न में रखेगी कि उसके पास क्या सॉलिड रीजन था कि जो उसने जिस पर्सन के नाम का समन इशू किया गया है उस पर्सन के नाम का वारंट ऑफ अरेस्ट भी इशू कर दिया। उसके लिए कोर्ट के पास में सफिशिएंट रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, या कह सकते हैं एक वैलिड रीज़न होना चाहिए वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करने के लिए। अब बात करेंगे हम सेक्शन 88 की। तो सेक्शन 88 क्या बात करता है? पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपेयरेंस। मतलब ये जो आपका कोर्ट का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ना, उसकी पावर की बात कर रहा है कि वो आपका किसी पर्सन के जिसके नाम का आपका क्या निकला है, समन इशू किया गया है या वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया गया है, उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट करा सकता है उसकी फर्दर प्रेजेंस को शो करने के लिए, एंश्योर करने के लिए, ठीक है ना। मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, कोई रुकावट ना आए, उसके लिए उसकी फर्दर क्या बोलते हैं, उसकी अपेयरेंस को एश्योर करने के लिए जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट करा सकता है, ताकि ये श्योर हो जाए कि भाई आगे की जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो उसमें अपना मतलब पूरी तरीके से कोऑपरेट करेगा। फाइन। तो सेक्शन 88 क्या कहता है बेयर एक्ट के हिसाब से? व्हेन एनी पर्सन फॉर हुज अपेयरेंस और अरेस्ट द ऑफिसर प्रिसाइडिंग इन एनी कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू अ समन और वारंट is present in such court, such officer may require such person to execute a bond with or without sureties for his appearance in such court or any other court to which the case may be transferred or for trial। तो देखिए इसको पहले थोड़ा बेरेक्ट से समझ लेते हैं। ये कहता है कि when any person whose appearance or arrest the officer presiding in the court is empowered to issue a summon or warrant, मतलब जब आपका जो कोर्ट है, कोर्ट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उसके पास में ये पावर होती है, कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास में आपका किसी पर्सन के अपेयरेंस के लिए या फिर बोलते हैं ना उसको अरेस्ट के लिए वारंट इशू करने की पावर होती है। फाइन। और ऐसा पर्सन, मान लीजिए ये जो ए पर्सन है ना, इसके नाम का वारंट ऑफ अरेस्ट या कह सकते हैं हम समन इशू, बोलते समन फॉर अपेयरेंस के जो है समन फॉर अपेयरेंस, मतलब इसके अपेयर होने के लिए समन्स और वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करने की पावर है किसी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास में, कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास में। तो उसके, और ये जो ए है ना, ये उस टाइम पे कोर्ट में प्रेजेंट भी है, कोर्ट में प्रेजेंट भी है। तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ना, वो क्या है, वो इस ए से
कह सकता है, या ए को आपका उसको कह सकता है कि भाई आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में भी जो भी प्रोसीडिंग होगी कोर्ट में आप उसमें अपनी अपीयरेंस को इंश्योर करें, और उसमें एक तरीके बोलते हैं एक उसमें मतलब आपका एक इंश्योरिटी हो जाएगी कि भाई हाँ आप कल के दिन अगर केस से रिलेटेड कोई भी प्रोसीडिंग होती है तो उसमें आप प्रेजेंट होंगे। फाइन। तो ये जो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएगा ना, ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये श्योरिटीज़ के साथ भी हो सकता है और बिना किसी श्योरिटी के भी हो सकता है। फाइन। और बॉन्ड किस चीज़ के लिए एग्जीक्यूट कराएगा? अपेरेंस इन सच कोर्ट, मतलब उस कोर्ट में जिस कोर्ट का वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसमें उसकी अपेरेंस को इंश्योर करने के लिए, या फिर किसी भी ऐसी कोर्ट में जहाँ पर वो केस आपका ट्रायल के लिए ट्रांसफ़र हो सकता है। फाइन। तो इसका इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं, जो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन आप किस तरीके से लिखेंगे। सेक्शन 88 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एम्पावर्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन अ कोर्ट टू टेक अ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। तो बेसिकली सेक्शन 88 जो है सीआरपीसी का, वो आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है कोर्ट को, उसको एम्पावर करता है कि वो आपका बॉन्ड को एग्जीक्यूट करा सके, या कह सकते हैं कि बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए उस पर्सन को कह सके जिस पर्सन के नाम का वारंट ऑफ अरेस्ट या फिर समन इशू करने की उसके पास में अथॉरिटी है। इट स्टेट्स दैट when a person for whom the court has authority to issue a summon or warrant is physically present in the court, the presiding officer can require that the person to execute a bond। तो देखिए क्या लिखा है इसमें कि क्या कहता है ये सेक्शन 88 कि जब कोई भी पर्सन, ठीक है ना, जिसके मतलब जिसके नाम का वारंट इशू करने के लिए और समन्स इशू करने की अथॉरिटी है कोर्ट के पास में, जब ऐसा कोई पर्सन फिजिकली प्रेजेंट है कोर्ट में, मतलब फिजिकली आपका कोर्ट में प्रेजेंट है, तो उस केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उस पर्सन से बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए कह सकता है। फाइन। दिस बॉन्ड एंश्योर्स दैट द पर्सनस अपीयरेंस इन द सेम कोर्ट और एनी कोर्ट वेयर द केस में बी ट्रांसफर्ड फॉर ट्रायल। तो ये बॉन्ड जो है वो क्या करेगा, ये बॉन्ड जो है वो एक तरीके से श्योरिटी का काम करेगा, मतलब एक इस बात की श्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करेगा कि वो जो पर्सन है वो उस कोर्ट में जिस कोर्ट ने उसके नाम का वारंट ऑफ अरेस्ट या फिर समन इशू किया था वहाँ पर अपेयर होगा, या फिर किसी भी ऐसे कोर्ट में जिस कोर्ट में वो केस आपका ट्रायल के लिए ट्रांसफ़र हो सकता है, वहाँ पर भी वो पर्सन अपनी अपेयरेंस को शो करेगा। फाइन। The court has discretionary power in this matter and the purpose is to ensure the person's compliance with the legal proceedings। तो ये जो कोर्ट ये जो बात कर रहे हैं ना आपका समन्स के बाद में वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करने का जो पावर है, वो एक तरीके से कोर्ट की ना डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब कोर्ट जो है वो अपने विवेक से इसको इस्तेमाल कर सकता है। कोर्ट चाहे तो ऐसा कर भी सकता है, अगर उसे लगता है कि भाई हाँ उसके पास में वैलिड रीज़न है कि ऐसा किया जाए तो वो ऐसा कर सकता है, और अगर उसे ऐसा लगता है कि कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करने के लिए तो वो उसको मतलब वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं इशू करेगा। फाइन। सिंपलर टर्म्स में ये सेक्शन कहता है कि इफ़ समवन इज़ इन कोर्ट एंड द कोर्ट if someone is in court and the court has the power to issue summons or warrant for their appearance, अगर कोई पर्सन कोर्ट में प्रेजेंट है और कोर्ट के पास में उसके नाम का समन और या फिर वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करने के लिए या वारंट फॉर अपीयरेंस के लिए उसके पास में पावर है, तो वो कोर्ट जो है वो आपका उस पर्सन को बॉन्ड साइन करने के लिए या बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए कह सकता है। ये बॉन्ड आपका इंश्योर करेगा उनकी प्रेजेंस को ड्यूरिंग द लीगल प्रोसीडिंग्स, मतलब जो भी उस केस से रिलेटेड लीगल प्रोसीडिंग्स होगी उसमें उनकी प्रेजेंस के लिए एक तरीके से इंश्योरिटी प्रोवाइड करेगा। फाइन। द कोर्ट कैन ट्रांसफ़र द केस टू अनदर कोर्ट इफ़ नीडेड। तो बेसिकली अगर मान लीजिए ये जो कोर्ट है ये इस तरीके से नहीं होगा, ये इसका मतलब ये है कि कोर्ट जो है अगर मान लीजिए वो केस किसी दूसरे के कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है तो ये बॉन्ड जो है ना वो इस बात की भी श्योरिटी देगा कि जिस पर्सन के नाम का समन या वारंट ऑफ अरेस्ट वो इशू किया गया था और जिस पर्सन ने वो बॉन्ड आपका साइन करके दिया है वो पर्सन अपने अपीयरेंस को उस दूसरे केस कोर्ट में भी शो करेगा जहाँ पर वो केस ट्रांसफ़र किया गया है। जैसे मान लीजिए पर्सन ए है,
इसका किसी कोर्ट, यहाँ पर कोई कोर्ट है, ये कोर्ट 1, यहाँ पर इसका केस चल रहा है। तो अभी पहले ये यहाँ पर क्या कर रहा है, अपनी अपीयरेंस शो करने के लिए इसने बॉन्ड एग्जीक्यूट करा है। पर मान लीजिए इसका केस ट्रांसफ़र हो जाता है कोर्ट 2 में, तो बाद में यही जो पर्सन ए है ना, ये आपका कोर्ट 2 में भी अपनी अपीयरेंस शो करेगा। फाइन, उसके लिए वो बॉन्ड जो उसने एग्जीक्यूट करा है, ये बॉन्ड उसको बाउंड करता है। Essentially, this provision ensures that individuals who are physically present in court can be required to provide a bond to guarantee their future appearance during legal proceedings. तो ये आपका सेक्शन 88 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे सेक्शन 89 की। सेक्शन 89 करता है अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। मतलब अगर किसी ने आपका बॉन्ड का ब्रीच किया, मतलब जो उसने अपनी अपीयरेंस को शो करने के लिए जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था, जो बॉन्ड साइन करके दिया था, उसका ब्रीच कर देता है, मतलब अपनी अपीयरेंस शो नहीं करता है कोर्ट में, तो उस केस में क्या प्रोविजन होगी, वो आपका सेक्शन 89 बोलता है। तो क्या कहता है आपके, देखिए, व्हेन एनी पर्सन हु इज़ बाउंड बाय एनी बॉन्ड टेकन अंडर दिस कोड टू अपेयर बिफोर अ कोर्ट, मतलब जब कोई भी पर्सन किसी बॉन्ड से बाउंड है, किस चीज़ के बॉन्ड के लिए, कोर्ट में अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए, मतलब कोर्ट के सामने पेश होने के लिए वो बाउंड है, बट डज नॉट अपेयर, पर वो उस कोर्ट में पेश नहीं होता है, मतलब उसने बॉन्ड साइन करके दिया है बट फिर भी वो कोर्ट में अपनी अपीयरेंस शो नहीं करता है। तो उस केस में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है तो होता है कोर्ट का, वो इशू कर सकता है वारंट को, ठीक है ना, वो क्या कर सकता है, वारंट इशू कर सकता है उस पर्सन के अरेस्ट के लिए और उस पर्सन को उस कोर्ट में पेश करने के लिए। फाइन, तो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन क्या है, इट डील्स विद द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन हु फेल्स टू अपेयर इन कोर्ट एज रिक्वायर्ड बाय अ बॉन्ड। मतलब ये आपका उस पर्सन के अरेस्ट, मतलब क्या किस, मतलब उस पर्सन के अरेस्ट से रिलेटेड प्रोविजन से डील करता है, जो कि कोर्ट में बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के बाद भी अपनी अपीयरेंस शो करने में फेल हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि इट डील्स विद द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन हु हैज़ ब्रीच्ड अ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस बिफोर अ कोर्ट। मतलब ये जो सेक्शन है, सेक्शन 89, वो उस पर्सन के अरेस्ट से रिलेटेड प्रोविज़न बताता है कि जिसने बॉन्ड साइन करके दिया है कोर्ट में कि भाई वो कोर्ट में जब भी उसकी लीगल प्रोसीडिंग्स में ज़रूरत पड़ेगी वो अपेयर हो जाएगा, बट वो इस बॉन्ड को ब्रीच कर देता है, ठीक है ना, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी तरीके से बॉन्ड का ब्रीच कर देता है, मतलब अपनी अपेयरेंस कोर्ट में शो नहीं करता है। तो उस केस में उसका पर्सन के को अरेस्ट करने के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑर्डर इशू कर सकता है। When someone is obligated by a bond to appear in a court but fails to do so, the presiding officer can issue a warrant for their arrest. The person will then be brought before the court. तो बाद में क्या होगा कि जब वारंट उसका नाम का इशू हो गया तो उस पर्सन को अरेस्ट करके फिर कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा जिसने ब्रीच ऑफ बॉन्ड किया है। ये प्रोविजन आपका किस चीज़ के लिए एम करता है, टू एंश्योर कॉम्प्लाइंस विद द कोर्ट अपीयरेंस एंड मेंटेन्स द इंटीग्रिटी ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग्स। मतलब जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स है उनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, और साथ ही साथ में कोर्ट की जो भी आपका प्रोविज़न है आपका अपीयरेंस से रिलेटेड, उनके साथ में एक सामंजस्य बिठाने के लिए ये प्रोविज़न आपका काम करता है। अब बात करेंगे सेक्शन 90, और जो आपका इसका आखिरी सेक्शन है वो किससे बात करता है, प्रोविज़न ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स and warrants of arrest. So the provision contained in this chapter relating to summons and warrant and their issue, service and execution shall, so far as may be, apply to every summon and every warrant of arrest issued under this code. तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा आपका, it states that the provisions contained in chapter, क्या कहता है कि इस चैप्टर में, मतलब ये जो आपने चैप्टर 6 पढ़ा ना, इसमें जो भी आपका समन से रिलेटेड, वारंट ऑफ अरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है ना, मतलब समन्स और वारंट ऑफ अरेस्ट, ये हमारा आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है। आई होप कि चैप्टर 6 जो है
उसके सारे आपके संबंध से रिलेटेड वारंट ऑफ अरेस्ट, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट और जो भी अदर प्रोविजंस है उनके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो फिर मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम मोटिवेट हों और नए वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।